नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये समारोह जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने देशद्रोह कानूनों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भविष्य प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था का है और देश में नवाचार तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में गैर सरकारी संगठनों के अवैध पंजीकरण के संबंध में 6 सरकारी कर्मचारी सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने इस सप्ताह नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का विश्वास दिलाया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं बहाल की तो वो त्यागपत्र दे देंगे। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स में भारत की ज्योति याराजी ने कल लिमासोल में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन, परवीन और मनीषा का शानदार प्रदर्शन और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% पूर्ण होने के सिलसिले में किया जा रहा है। इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट। भरूच जिला प्रशासन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक उत्कर्ष पहल अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित लोगों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूरी तरह कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के लिए कुल 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई। ये योजनाएं हैं गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। अभियान के दौरान उन लोगों के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए तालुकावार व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों की घोषणा की गई, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिले के नगर पालिका क्षेत्रों के सभी गांवों और वार्डों में उत्कर्ष शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना तथा सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सुरक्षित तथा किफायती टीकों, दवाओं की आपूर्ति के साथ साथ सस्ती स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास तथा क्षमता निर्माण कर रहा है। इसके अलावा भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा को मजबूत बनाने और इसमें सुधार करने के मकसद से अनेक मंचों पर सक्रियता के साथ काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से 152 वर्ष पुराने इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही इसके अंतर्गत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। ये भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने को स्वतंत्र है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने देशद्रोह कानूनों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी रही है। इस पार्टी ने देश को बांटने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। विधि मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कानून पर पहला संशोधन लाए थे, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी लाना था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा जनसंघ ने इसका विरोध किया था। श्री रिजिजू ने कहा कि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तीसरे स्तंभ न्यायपालिका को कमजोर बनाने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने भारत के इतिहास में पहली बार धारा 124A को संज्ञेय अपराध बनाया था, इससे पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा देशद्रोह कानूनों पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी कि सच बोलना देशभक्ति है, न कि देशद्रोह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का आह्वान करते हुए कहा है कि भविष्य अब प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था का है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, उस समय की कार्य योजना में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही प्रमुख निर्धारक होंगे। उन्होंने कहा कि अभिनव स्टार्टअप के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए देश में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर सिंह ने पृथक रूप से काम करने के बजाय एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने क्वांटम डाटा सुरक्षा, कोविड जांच किट, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रोबोट, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में 7 सबसे सफल स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार व्यावसायीकरण के लिए क्षमता सहित स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को दिए जाते हैं। उन्होंने ट्रांसलेशनल रिसर्च क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों और महिला उद्यमियों को भी पुरस्कृत किया। इसके अलावा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यावसायिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME श्रेणी के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल ओमान के वाणिज्य मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और 10वीं भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री गोयल ने ट्वीट में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद भारत खाड़ी सहयोग परिषद के साथ व्यापार सहयोग बढ़ाना चाहता है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कोयले की कमी झेल रहे आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के लिए 6 माह की अवधि के वास्ते अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन संयंत्रों को कोयले की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है ताकि ये संयंत्र काम शुरू कर सकें। स्वदेशी कोयला आपूर्ति की बढ़ी मांग और अभूतपूर्व दबाव को देखते हुए मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को पूर्ण क्षमता का विद्युत उत्पादन शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 6 सरकारी कर्मचारियों सहित 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे गैर सरकारी संगठनों को अवैध रूप से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के अंतर्गत पंजीकरण में सहयोग कर रहे थे। CBI ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मणिपुर स्थित अभियुक्तों के लगभग 40 परिसरों पर कल छापे मारे।
छापों के दौरान सीबीआई ने 3 करोड़ रुपए से अधिक नकदी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए गए। सीबीआई ने कहा है कि गृह मंत्रालय की FCRA डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के 7 कर्मचारियों सहित 36 अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इनमें कुछ बिचौलिए और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये समारोह जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने देशद्रोह कानूनों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भविष्य प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था का है और देश में नवाचार तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में गैर सरकारी संगठनों के अवैध पंजीकरण के संबंध में 6 सरकारी कर्मचारी सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने इस सप्ताह एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का विश्वास दिलाया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं बहाल की तो वे त्यागपत्र दे देंगे। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स में भारत की ज्योति याराजी ने कल लिमासोल में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन, परवीन और मनीषा का शानदार प्रदर्शन। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई में मुंबई इंडियंस से। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा जिस पर अधिक से अधिक सांसदों और जनता का विश्वास हो। श्री राजपक्ष ने कहा कि नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्थिरता लाने के बारे में योजना प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे सभी पक्षों के साथ लोगों के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रपति के अधिकार को कम करने और संसद को अधिक अधिकार देने पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंसक घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 घायल हो गए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर डॉक्टर नंदलाल वीरासिंघ ने कल कोलंबो में मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति और सांसदों को स्थायी सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि देश में कानून और व्यवस्था तथा शांति बहाली का रास्ता साफ हो सके और केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियां समुचित रूप से चला सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुने गए प्रतिनिधि देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं लाते हैं तो वे केंद्रीय बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को 2 दिन की पूछताछ के बाद कल कथित अवैध धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल को कल देर शाम रांची में होटवार जेल में प्रवर्तन निदेशालय के न्यायालय में पेश किया गया। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 दिन से पूजा सिंघल और उनके पति से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर कहा कि न्यायालय न्याय करेगा और दोषी को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। लिमासोल में कल साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भारत की ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। ज्योति ने ये दौड़ 13.23 सेकेंड में पूरी की। इसके साथ ही ज्योति ने एशियाई खेल 2022 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।
भारत की एक अन्य एथलीट लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भारत के अमलन बोरगोहाई को कांस्य पदक मिला। इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, परवीन और मनीषा ने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर कल शानदार जीत दर्ज की। 2019 के एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में मैक्सिको की हेरेरा अल्वारेज को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि परवीन ने यूक्रेन की मारिया बावा को हराया। IPL क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में ही 2 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। तूफान आसानी कमजोर पड़ गया है और कल रात मछलीपट्टनम तथा नरसापुरम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया। मौसम विभाग की ताजा बुलेटिन के अनुसार ये चक्रवात कल शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच कमजोर पड़ने के बाद आंध्र के तटीय क्षेत्रों को पार कर गया। बाद में ये गहरा दबाव मछलीपट्टनम से करीब 30 किलोमीटर और नरसापुरम से करीब 40 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र और पश्चिम मध्य के क्षेत्र में केंद्रित हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य विकास योजना समिति के अनुसार नेल्लोर जिले के ओजिली मंडल में पिछले 24 घंटे में 136.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। नेल्लोर, विशाखापट्टनम, प्रकाशम, कडप्पा, गुंटूर और विजयनगर में भी 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। राजस्थान में पिछले हफ्ते से भीषण गर्मी जारी है। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालोर में कल सबसे अधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू, कोटा, बूंदी, फलौदी, पिलानी और बीकानेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। फलौदी, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, जालौर और सिरोही में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। महाराष्ट्राच्या भूमीला पुणे प्रांतात चिंचवडला वंदन चापेकर बंधूंना जी। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके 2 भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी दुष्ट नीती। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रैंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रैंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। या ब्रिटिश धर्मांतराविरुद्ध सशक्त क्रांती करायची। ब्रिटिश
सरकारने त्यांच्या पोलिसांच्या मनात दहशत बसवली पाहिजे। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रैंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रैंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई, आंखें खोलो और असली दुश्मन को पहचानो। दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रैंड पर गोली दाग दी। घायल रैंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रैंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। चापेकर बंधुओं महादेव रानाडे और साठे को पकड़ लिया गया। दामोदर चापेकर ने 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव हरि ने 8 मई 1899 को, महादेव विनायक राणाडे ने 10 मई 1899 और बालकृष्ण हरि ने 12 मई 1899 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किशोर होने के कारण साठे को 10 वर्ष के कठोर श्रम की सजा हुई। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। स्वाधीनता सेनानी रोसम्मा पुन्नूस का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 मई 1913 को केरल के कंजिरापल्ली में हुआ था। उनकी बड़ी बहन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से लोकप्रिय थीं। रोसम्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और करीब 3 साल तक वो जेल में रहीं। स्वतंत्रता के उपरांत रोसम्मा राजनीति में आ गईं और केरल विधानसभा की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी। रोसम्मा पुन्नूस केरल विधानसभा की पहली प्रोटेम स्पीकर भी थीं। उन्होंने केरल महिला संगम की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और प्लांटेशन कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी रहीं। 1987 में वे आलापुझा से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुईं और बाद में त्यागपत्र देकर 1998 में केरल महिला आयोग की सदस्य बनी। वे राजनीति और राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए भी सक्रिय रहीं। 28 दिसंबर 2013 को रोसम्मा पुन्नूस का निधन हो गया। रोसम्मा पुन्नूस को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 12 मई 1943 को हुआ था। ओडिशा के कोरापुट के निवासी घासी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बनमाली घासी को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और नबरंगपुर जेल भेज दिया गया। वहां साफ सफाई न होने और चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण घासी को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। इन परिस्थितियों में घासी और अन्य कैदियों को कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया। वहां 12 मई 1943 को बनमाली घासी का निधन हो गया। महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण
FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की प्रमुख मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने आकाशवाणी को दिए विशेष संदेश में कहा है कि MNS की नर्सिंग अधिकारी जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय की अंतरिम रोक अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं होंगे। केंद्र ने कहा प्राथमिकी की निगरानी SP स्तर के अधिकारी को दी जा सकती है। धन शोधन मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान लिखता है प्रवर्तन निदेशालय को मिली 5 दिन की रिमांड। उनके पति अभिषेक को भी प्रथम दृष्टया मामले में संलिप्त पाया गया। चैट हिस्ट्री से हुआ खुलासा। भ्रष्टाचार के बड़े संरक्षकों पर प्रवर्तन निदेशालय कसेगा शिकंजा। लोकसत्य का शीर्षक है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को पद से हटाया गया। शासकीय कार्यों की अवहेलना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के कारण सरकार ने की ये कार्रवाई। अमर उजाला की खबर है 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा या निकासी पर 26 मई से पैन या आधार कार्ड अनिवार्य। नए नियमों के अनुसार एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की जमा या निकासी पर पैन या आधार कार्ड देना होगा जरूरी। ये नियम बैंक, डाकघर या सहकारी समिति में खोले गए सभी खातों पर लागू होगा। भीषण गर्मी और तेज लू के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों पर दैनिक जागरण की सुर्खी है लू को देखते हुए स्कूल जल्द खुलें और दोपहर से पहले बंद करें। बच्चों को ड्रेस कोड की अनिवार्यता से राहत देने का भी दिया गया सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हिन्दुस्तान की रिपोर्ट है दुनिया को अगले 10 साल में 1 करोड़ 30 लाख नर्सों की जरूरत। दुनिया भर में 2 करोड़ 80 लाख नर्स मरीजों की सेवा में जुटी। कोरोना महामारी के दौर में नर्सों की भारी कमी से जूझ रहा विश्व। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये समारोह जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने देशद्रोह कानूनों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भविष्य प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था का है और देश में नवाचार तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में गैर सरकारी संगठनों के अवैध पंजीकरण के संबंध में 6 सरकारी कर्मचारी सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने इस सप्ताह नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का विश्वास दिलाया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं बहाल की तो वो त्याग पत्र दे देंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।